एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हुंकार एक बहुत बड़े रणनीतिकार के भविष्यवाणी पर। आज प्रशांत किशोर ने जो समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, टीआरएस का और इससे पहले जेडीयू का दामन और साथ दे चुके हैं राजनीतिक लड़ाई में, अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के रणनीतिकार के तौर पर है। और अभी वो ये ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी जो पूरी ताकत झोंक रही है, अगर वो डबल डिजिट भी क्रॉस कर देगी, क्योंकि उसके लिए संघर्षपूर्ण होने वाली है स्थिति, तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आमने सामने बीजेपी के बंगाल से चुनावी रैली करके जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह लौटे, दीदी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर वार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने आज सुबह एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में दावा किया कि बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष करना होगा। ये वही प्रशांत किशोर है जो बीजेपी समेत कई पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहते हैं और यूपी को छोड़ दे तो हर जगह उन्हें कामयाबी मिली भी है। दूसरी तरफ 200 सीटों पर बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले अमित शाह चुनावी रणनीति का लोहा उनका देश मानता है और यही वजह है कि उन्हें चुनावी रणनीति का चाणक्य कहा जाने लगा है। बंगाल में किसका दावा मजबूत होगा, इसका हम इंतजार करेंगे और ज्यादा वक्त है भी नहीं। लेकिन आज की हुंकार जीत के अपने अपने दावों पर। और बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। बंगाल में ममता के रणनीतिकार का बीजेपी पर वार। प्रशांत किशोर ने कहा, दहाई पार नहीं करेगी बीजेपी। वास्तव में बीजेपी को दहाई आंकड़े को पार करने में संघर्ष करना होगा। इस ट्वीट को आप याद रख लीजिए। बीजेपी ने इससे अच्छा किया तो मैं चुनावी रणनीति बनाना छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर के वार पर बीजेपी का पलटवार। इन्होंने पहले भी एक बार कहा था उत्तर प्रदेश में कि दो लड़के हैं, ये दो लड़के पूरे देश में हंगामा मचाएंगे, उनको खाट पे बैठा दिया था। अभी तक बेचारे वो खाट पे बैठे हैं, स्टूल भी नहीं मिला उनको। कुर्सी की बात तो छोड़िए आप। बीजेपी का बार बार बंगाल में 200 सीट पर जीत का दावा। चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। विधानसभा में जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के साथ। अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वर्कर तैयार कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले। बीजेपी को बंगाल में सुनामी से भी बड़ी लहर का भरोसा। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में एक लहर कही जा सकती है, आंधी कही जा सकती है, तूफान कहा जा सकता है, और अब उसे सुनामी भी कहा जाए तो गलत शब्द नहीं माना जाएगा। बंगाल में बीजेपी की सुनामी या पीके की भविष्यवाणी। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ और उसके बाद इस बहस की तरफ हम रुक करेंगे। आपको ये बता दें कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर आलोक मेहता साहब नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक जी। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शाकिर अली इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाकिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ बीका जी, सुन पा रहा हूँ। ओके, शाकिर भाई, बड़ा सवाल ये है कि जब अमित शाह पहुंचते हैं तो तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं उनकी रैली में हिस्सा लेने के लिए और वो ये कहते हैं कि
ये भीड़ बता रही है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। यानी वो चुनावी रैली को अपनी जीत बता रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के साथ जो अब चुनावी रणनीतिकार जुड़े हुए हैं, आपने भी उनका ट्वीट देखा होगा जिसमें वो बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि बहुत संघर्षपूर्ण होगा। तस्वीरें कुछ और, ट्वीट कुछ और बयां कर रहा है। देखिए रुबिका जी, ऐसा बात है कि आप देखिए बंगाल में बीजेपी भीड़ लगा रही है और दिल्ली में किसान भीड़ लगा रहे हैं, तो क्या बंगाल में बोल रही है भारतीय जनता पार्टी आने वाली, तो दिल्ली से क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है? वहां किसानों का जो भीड़ लगा हुआ है 26 दिन से आज, वहां पर अमित शाह जी को होना चाहिए था, उनका समस्या समाधान चाहना चाहिए था। बंगाल में अभी चुनाव के लिए 6 महीना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट है जहां पर वो दावा कर रहे हैं 200 सीट पाएंगे। और ये बताइए कि कल के दिन में अमित शाह जी बंगाल में किसान के घर में आके खाना खाते हैं और 26 दिन से आज दिल्ली के बॉर्डर लाइन पर चारों तरफ किसान बैठे हुए भूखे मर रहे हैं और वो भूखे देश के लिए कृषि कानून के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का कैसा चरित्र और चाल है हमको समझ में नहीं आता है। अभी 6 महीना देरी है, अभी इतना बंगाल में धावा करने का मतलब क्या है? ये पूरे हिंदुस्तान से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, गैरकानूनी गलत तरीके से जो कृषि आइन बनाया गया है उसके खिलाफ में जो किसान का धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको देश का मेन मुद्दा है, उस मुद्दा से हटाने के लिए वो बंगाल में धावा बोल रहे हैं। धावा बोलने का अभी समय नहीं है, अभी तो 6 महीना बाकी है चुनाव का। जाफर तो साहब, देश के गृह मंत्री हैं, उनको दिल्ली आपको संभालना चुनाव की चाहिए पड़ी है, था। देश के किसानों की नहीं पड़ी है। देखिए, उसी बंगाल में किसान के बारे में आदरणीय होम मिनिस्टर से पूछा गया था। उन्होंने कहा कि हम अपने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं किसान भाई बहनों के लिए, इसलिए कि हम चाहते हैं किसान भाई बहनों के, ये तो हितैषी थे नहीं कभी, ये अभी जो राग अलाप रहे उन्हें 70 से 2014 तक देखना चाहिए, 70 के दशक से कि उन्होंने क्या किया किसानों के लिए। सारा कितना चिट्टा मिल जाएगा आपको। आप बैक टेस्टिंग करके देखिएगा तो लगेगा कि पूरी दुनिया की आमदनी बढ़ी लेकिन किसानों की नहीं। और ये दर्द जो है, बचे क्यों हैं? अरे भाई चुपचाप तो सुनिए, अभी आपको आंकड़े देंगे तो आपको आंकड़े देंगे तो आपको आपके मुंह में जवाब नहीं होगा, इसलिए आप चुप रहिए तो बेहतर है। सुनिए, खाली बेतुकी बातें मत कीजिए, पहले सुन लीजिए क्या बोलते उसका जवाब। बैठ रहा हूँ, आप तो खाली आंकड़े लेके बैठते हैं, सुन लीजिए ना, अरे बैठते और कुछ सुन तो लीजिए। हाँ कुछ नहीं, आपके पास बहुत कुछ है ना। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है इस बार समाप्त हो रही है। जो भी बातें आप कर रहे हैं ना, अभी अगली बार इस बार बात करने का मौका नहीं मिलेगा। आज टीवी में आप इसलिए बैठ के बोल रहे हैं कि आपको नहीं कर रहा हूं, मैं तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हाँ तो टीएमसी के बारे में बता रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात करने नहीं बैठा हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस की बात करने बैठा हूँ। तो तृणमूल कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं कि आपकी पहिया जो है पंक्चर हो चुकी है और आपका जो ढांचा जो है ना गाड़ी का, वो भी आप कहीं हिल रहा है। जो पिलर थे सब आपके पिलर धीरे धीरे पार्ट पुर्जा निकल चुके हैं और जो कुछ भी बचा है ना वो भी आगे आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। और सुन लीजिए विधायक का, आप सुन लीजिए, बंगाल में 2014, 2010 से 2016 से 2019 की जर्नी देखिए। अगर आपको आंकड़े नहीं पता है तो बता देता हूँ। 2010 में हमारे पास 6% वोट था, 2016 में हमारे पास 10% था और 2019 में जाके 41% के आसपास हो गया। और हमारे सीटों जो 3 सीटें थी वो 121 सीटों में प्रचंड बहुमत से जीते थे 2019 में। उसके बाद जो हम लोगों ने काम किया है और जो ममता बनर्जी ने जो अपनी नाकामयाबी दिखाई है, जो जहां वादे किए कुछ नहीं किया, गुंडे राज को बढ़ाया, गुंडों का कहीं ना कहीं अपने संरक्षण में रखा और तुष्टीकरण किया और जो ऐसी सरकार चलाई जो जिसका गवर्नेंस मॉडल कहीं भी नहीं, तो उस 108 हमारे कार्यकर्ताओं को आपने मौत के घाट उतारा। जो आपके अगेंस्ट खड़ा होता है अपोजिशन में, आप उसको मौत के घाट उतारते हैं। ऐसी सरकार को जाना चाहिए। वहां की जनता ने मन बना लिया है। और आगे बता देता हूँ आपको, अरे आपके तो 121, अरे आप आपके लड़के मर रहे हैं। आज हमारी कैडर, आप तो बंगाल के ये बताइए, जो ट्वीट आया है ना प्रशांत किशोर का, तो शाकिर भाई आप मुझे बता दीजिए कि ये कह रहे हैं दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। कितने मिलेंगे बीजेपी को और आपको कितने मिलेंगे? बीजेपी कह रही है 200 पार जाएंगे। जी मैं रुबीना लियाकत जी नहीं 200 पार जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर ये 2019 का
और ये अगर आंकड़ा की बात करेंगे, अगर ये मैं एक जवाब दूंगा, लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में जो है ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। देखिए लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन, आज बोलिए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पर लोकसभा में जीती? हाँ, तो कितने आप नंबर दे दीजिए ना मुझे, कितना? विधानसभा का इलेक्शन आपकी भूमि है, आप अच्छे से जानते हैं। ममता दीदी को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिल रही है, तो बीजेपी जो वहां पर हुंकार भर रही है, उसे कितनी सीटें मिलेंगी? बंगाल कितनी सीटें देगा बीजेपी को? देखिए 3 पाया है, 20 पा सकता है, 10 से 15 20 पा सकता है, यही है। 10 से 15, ठीक है। आलोक मेहता जी। अच्छा, मैं एक मिनट जवाब देता हूं। जाफर साहब, जाफर भाई रुक जाइए एक सेकंड, आलोक जी भी इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, क्या निकाल पाए आप इन दोनों के बातचीत से, वादों से और दावों से और प्रशांत किशोर के ट्वीट से? हालांकि मैं तो बड़ी कंफ्यूज आ गई थी जब ये ट्वीट आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आई विल लीव दिस स्पेस। मतलब लीव दिस स्पेस का मतलब क्या था? रणनीतिकार की भूमिका से चले जाएंगे या फिर वो ट्विटर से चले जाएंगे? फिर उन्होंने कहा डबल विल नॉट इवन क्रॉस डबल डिजिट। अब ये डबल डिजिट दहाई है कि 99 है? मतलब ट्वीट भी रणनीतिकार की तरह ही करते हैं। देखिए रूबिका जी, आप भी वर्षों से टीवी में पत्रकार के रूप में काम कर रही हैं, और आपको याद होगा दिल्ली में वो चाहते थे उनका क्या हो, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में गए, पहले बीजेपी के साथ उन्होंने शुरू किया था। इसलिए अब उनकी भविष्यवाणियों पर इसलिए ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि वो अगली कोई तैयारी करेंगे किसी और चुनाव के लिए, तो वो ये स्थान छोड़ देंगे, दूसरे स्थान उनको राज्यसभा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक उनको कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, तब तक प्रशांत किशोर ये दावे करते रहेंगे। इसलिए मैं उनको सम्मान करता हूँ। वो यूनाइटेड नेशन में कहने के लिए कभी कुछ महीनों कुछ साल जो भी बिताते थे, वहाँ लाखों लोग काम कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन में, तो देखिए वो उनका तमगा बड़ा है। लेकिन इसलिए ये भविष्यवाणी करना, देखिए योगेंद्र यादव चुनाव में अभी क्यों नहीं जीत के आए कहीं भी, वो भी बड़ी भविष्यवाणी करते थे, किसानों के नेता बने हुए हैं। आप ये बताइए कि ये जो केवल डबल जो चेहरे होते हैं, प्रशांत किशोर ने कहा था मैं बिहार के लिए समर्पित हूं, अब बंगाल के लिए समर्पित हो गए हैं, तो इसलिए उनकी भविष्यवाणी पर ज्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सही है कि अब लड़ाई, मैं बिल्कुल मानता हूं, देखिए कांग्रेस के खत्म होने से, कम्युनिस्टों के खत्म होने से ममता ही है, मैंने उनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, और बीजेपी उनको चुनौती दे रही है। अब 2 ही बड़ी पार्टियां बची है, कम्युनिस्ट बिल्कुल वहां साफ हो चुके, और कांग्रेस का तो देखिए नामो निशान ही नहीं बचा। कोई वहां पर नाम लेवा अध्यक्ष का नाम कौन है पता नहीं पाएगा। जहां दास मुंशी होते थे, प्रणब मुखर्जी होते थे, सिद्धार्थ शंकर रे होते थे, एक से बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस में भी। आलोक जी, हमारे साथ फवाद अलीम साहब भी जुड़ चुके हैं, लेफ्ट के नेता। बहुत बहुत स्वागत है फवाद साहब आपका। ये जो इस वक्त आलोक जी कह रहे हैं कि इस बार की जो ये लड़ाई है, ये जो चुनावी लड़ाई है, इसमें लेफ्ट दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। ये अब बीजेपी बनाम टीएमसी हो गया है। फवाद साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अभी पहुंची है। आपका सवाल अगर आप दोहराए। फवाद साहब, इससे पहले आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में, और दूर दूर तक कोई नहीं है। तो फिर आप लोग कहां हैं जिन्होंने अरसे तक बंगाल में राज किया? देखिए, आपको एक बात तो स्पष्ट समझ लेना है कि आज ही पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के सभापति के स्त्री ने आज तृणमूल में योगदान की है। तो मिदनापुर में आपने देखा किस तरीके से जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के लड़के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया है। तो ये तो परिवार तंत्र का एक नया जो इतिहास बंगाल की राजनीति में रची जा रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा फर्क नहीं होनी है। और ये बात स्पष्ट है कि तृणमूल के लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी में योगदान कर रहे हैं, वो सब जगह में, विशेष करके मिदनापुर में जहां कल भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्राम हुई है, वहां पे विरोधी शक्ति के रूप में बाएं महाज और सेक्युलर फोर्स के अलावा और कोई नहीं है। तो सारी मगरबी बंगाल में जिस तरीके से मानव संपद आदान प्रदान हो रहा है तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, इन दोनों दलों के खिलाफ वाम मोर्चा और तमाम जो बाकी सब ताकतें हैं वो लोग एकत्रित हो रहे हैं
और हम ही लोग आने वाले चुनाव में ये जो अशुभ शक्ति है इनको हम चैलेंज करेंगे। आपको याद होगा नरेंद्र लेकिन मोदी साहब सबसे ज्यादा हिंसा के आरोप तो आप ही के राज में लगते रहे हैं, और तभी तो उदय हुआ था ममता बनर्जी का 97-98 में। वो इसी लड़ाई को और इसी रक्तपात को जो लगातार बंगाल की धरती पर हो रहा था उसे खत्म करने के लिए लोगों की पसंद बनी थी। और आप कह रहे हैं कि अभी हिंसा सिर्फ ये दोनों करते हुए दिख रहे हैं, ध्रुवीकरण सिर्फ ये दोनों करते हुए, तो आपका चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जब जलपाईगुड़ी में आके कहे थे कि मगरबी बंगाल के आवाम को आश्वस्त कर रहे हैं कि जितने भी चोरी करने वाले लोग हैं, जो लोग दुर्नीतिग्रस्त हैं, उन्हें वो जेल में भेजेंगे, और वही नरेंद्र मोदी साहब तमाम दुर्नीतिग्रस्त लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। परसों शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में योगदान किया है, और आज सवेरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने यूट्यूब चैनल के साइट से उनके हाथों जिस तरीके से वो रिश्वत ले रहे थे वो क्लिपिंग को उन्होंने हटा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो प्रधानमंत्री एक बहुत ही शानदार सवाल उठाया है, और इस सवाल से आप भाग तो नहीं सकते हैं सर। बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं जफर इस्लाम साहब, इसका जवाब दीजिए कि आप में और टीएमसी में फर्क तो वैसे रहा नहीं। कायदे से जो शुभेंदु दीदी के लेफ्ट राइट हैंड माने जाते थे वो अब आपके पास है। मैंने कहा आपसे कि दीदी के जो पिलर्स थे अब वो पिलर्स बचे नहीं। जिस तरह से सिमट गई है पार्टी, लेफ्ट पार्टी वहां सिमटी, सुन लीजिए, जो लेफ्ट पार्टी सिमटी है उसी तरह से वो सिमट जाएंगे टीएमसी भी, और वहां पर भारतीय जनता लेकिन जफर इस्लाम साहब, आप कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सी गंगा नदी है कि शुभेंदु जी जो पहले टीएमसी में थे अब आप में ज्वाइन करने के बाद एकदम क्लीन, पवित्र, साफ सुथरे हो जाएंगे? ऐसा नहीं कहा। देखिए, ये सवाल पहले भी आपने उठाया और आपको जो जवाब पहले दिया गया मैं वही जवाब देता। हमारी नजरों में, कानून के नजरों में उसी वक्त कोई कल्प्रिट है जब तक के उसका जो है प्रूफ ना हो जाए। अगर आपको गिल्टी प्रूव ही नहीं हुआ, कोई हमें इन्वेस्टिगेशन में कोई अगर कोई एक मिनट सुन लीजिए, कोई आपके अपने पार्टी में नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए। अरे सुन तो, अरे भैया सुन तो लो। मोदी साहब ने झूठ बेवकूफ जैसा सुन तो लो, बेवकूफ जैसा क्यों बात कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, इसके बाद जवाब देगा तो अच्छा लगेगा। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लीजिए फवाद, अरे भैया फवाद सुन तो लो। मैं जो जवाब दे रहा हूँ अगर दिमाग में समझ में आ गया तो जवाब दे। तो सुन तो लीजिए, आप तो सुन तो लीजिए, आप काहे को परेशान हो रहे हैं? पहले सुन लीजिए। आपकी चिंता अपने पार्टी, अरे आप अरे सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा फवाद साहब, आप जवाब देने ये बड़ बोलेपन से कोई आप अच्छा डिबेट नहीं कर पाएंगे। सुन लीजिए, तो उसके बाद जवाब दीजिएगा, तो सवाल करेंगे, सवाल कीजिएगा तो फिर जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि वो उस पार्टी में भी थे तो पार्टी में फंक्शनिंग थे ना, फंक्शन कर रहे थे ना, उसी तरह से इस पार्टी में फंक्शन करेंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, और आपको ऐसा नहीं, हमारे सीनियर लीडर ने भी कहा है कि, और ये कानून भी कहता है देश का, कि अगर हाँ इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई भी आदमी हो, किसी पार्टी में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी में, अगर वो गिल्टी है तो कानूनन तौर से उसको सजा मिलेगी। लेकिन जब तक गिल्टी नहीं, जैसे उस पार्टी में काम कर सकता है कार्यकर्ताओं के तौर पे, इस पार्टी में भी कर सकता है। इनको चिंता होनी चाहिए अपने, ठीक है जफर साहब, इनको अपनी पार्टी की चिंता होनी चाहिए। भाई आपने ले लिया, राजनीति में अक्सर यही होता है कि आप दूसरी पार्टी में तो खराब, मेरी पार्टी में तो आपसे साफ सुथरा कोई नहीं, और ये प्रिंसिपल सब पर, ये प्रिंसिपल आलोक जी मानेंगे इस बात को, ये प्रिंसिपल सब पर सूट करता है। अगर आपसे जुड़ा कोई आदमी शाकिर भाई की पार्टी में या टीएमसी में जुड़ जाएगा तो वो साफ सुथरा हो जाएगा, फिर वो ध्रुवीकरण भी नहीं करेगा, तुष्टीकरण भी नहीं करेगा, वो दीदी का फेवरेट हो जाएगा। आलोक जी, ये कोई बदली बात थोड़ी है, वाइस वर्सा लेफ्ट के साथ भी यही होगा। नहीं, रूबिका जी बताइए, क्या अगर उनका जब आपको याद होगा तो क्या इन्वेस्टिगेशन रुक गया? इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन तो एक मिनट आलोक जी, एक सेकंड। मुकुल रॉय जी ने ज्वाइन किया तो क्या इन्वेस्टिगेशन रुक गया? वो इन्वेस्टिगेशन आज भी हो रहा है। मैं आपको आपकी जानकारी में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो एजेंसीज अपना काम करती है, पार्टी अपना काम कर रही है। एजेंसी से कुछ अगर कोई गिल्टी है तो वो कानून बदलेगा उसका।
लेकिन ऐसे जैसे लोग जो ये लेफ्ट वाले क्या बोलेंगे, इनके एमपी जो हर महीने कितना क्लेम करते थे फर्जी बिल से, इनको पता चले, अगर देश की जनता को पता चले तो इनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये लोग फर्जी बिल दे के पैसा क्लेम करते हैं यहाँ के एमपी लोग। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपके जो बड़े बड़े नेता जो बनते हैं उनका अगर चिट्ठा खोल दे कि आप लोग इतने नीच लोग हैं, इतने नीच लोग हैं आप लोग, क्या आप लोग सरकारी बिल में भी फेरबदल करके पैसा क्लेम करते हैं। स्पीकर ने 2 साल तक अभी तक इजाजत नहीं दिया, 2 साल तक इजाजत नहीं दिया जो सीबीआई को। मैं तो बड़ी बात ये मैं दोनों को रोक रही हूँ। फवाद साहब आपको भी बड़ी बात ये है, शाकिर साहब आप भी इस बात को मानेंगे, फवाद साहब आप भी इस बात को मानेंगे कि पश्चिम बंगाल का पूरा खेल तो बीजेपी ने बदल के रख दिया, इसको तो मानना पड़ेगा। ये बीजेपी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और आज की तारीख में 200 सीटें क्लेम करती हुई दिखाई दे रही है। इनको अपना खत्म हो गया। जफर साहब एक सेकंड, नहीं शाकिर साहब बोलेंगे पहले। आलोक जी, जफर भाई हमने कुछ नहीं बोला, हमको एक बार बोलने दीजिए। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो पूरे हवा बना के हवा का माहौल और इस तरह से अफरा तफरी का माहौल बनाती है। जैसे आपने पिछले दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए, दिल्ली के इलेक्शन में जो लास्ट इलेक्शन केजरीवाल जीते हैं उसमें 25 कैबिनेट मंत्री और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अगल बगल के जो हरियाणा के जितने मुख्यमंत्री और सांसद सब लोग, 5-6 मुख्यमंत्री और 25 कैबिनेट सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, ये लोग चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए उतरे थे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? केवल 8 सीट पाया, केवल 8 सीट भारतीय जनता पार्टी। शाकिर साहब ये बताइए ना मुझे, क्या ममता बनर्जी के लिए इस बार करो या मरो की स्थिति है या फिर बीजेपी के लिए करो कि मरो या मरो की स्थिति है? जो एंटर तो कर चुकी है, बढ़िया उसने लोकसभा में प्रदर्शन किया। सुनिए ना, ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की स्थिति है, ना बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी बंगाल के लिए पहले से ही मरी हुई पार्टी है। विधानसभा के लिए लोकसभा में एक हवा चला था, लोकसभा में एक हवा चला था, उस हवा चलने के टाइम में देखिए ये लोग जो जगह पाए हैं। अरे भाई हवा चली थी तो फिर इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? आपकी पार्टी के सिपह सालार बीजेपी को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? आपके किले को इतना बड़ा झटका कैसे लग जा रहा है? झटका नहीं, देखिए इस आप थोड़ी सी आप देखिए यहाँ पर आलोक मेहता जी है, आलोक मेहता से मैं मेहता जी से एक बार पूछना चाहता हूँ। 1984 के चुनाव में यहाँ पर वाम फ्रंट के अगेंस्ट में कांग्रेस ने 16 से 18 सीट पाई थी लोकसभा का, लेकिन जब उसके बाद जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो वहां पर कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो गया और फिर लेफ्ट तो आप कह रहे हैं हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। आलोक जी इसका जवाब देंगे। देखिए अब ये बहस जो एक उस मोड़ पे पहुंच गई है जहां आंकड़ों पर अब इस बात को लेकर चर्चा होगी कि बताइए उस जमाने में ये हुआ था, आज के जमाने में क्या होगा। आंकड़ों पर जाइए, किसी के कहे पर मत जाइए। तो हमने आंकड़े आपके लिए बनाए हुए हैं, आपके लिए निकाल कर रखे हैं। 2017 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, देखिए बंगाल का नतीजा क्या है। टीएमसी ने 22 सीटें जीती और बीजेपी ने 18। वोटिंग परसेंटेज पर ध्यान दीजिए, 43% टीएमसी का रहा तो 41% जो है वो बीजेपी का रहा। विधानसभा में बढ़त देखिए 163 पर और बीजेपी 122। और ऐसे में अब ये कह देना कि नहीं दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, इन आंकड़ों को देखकर आप यकीन कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और इसी पर चर्चा होनी जरूरी है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी कितने के पार। 5:31 हो रहे हैं। 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा गृह मंत्री अमित शाह और या ये फिर ये कहिए कि बीजेपी के चाणक्य और रणनीतिकार का जैसे ही खत्म हुआ, अभी ममता बनर्जी को पॉलिटिकली गाइड करने वाले प्रशांत किशोर पीके क्या कह रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा भी पार कर जाए ना, डबल डिजिट भी क्रॉस कर जाए तो मैं इस स्पेस को छोड़ दूंगा। अब ये इस स्पेस का मतलब तो वही जाने। ये देखिए यही वो प्रशांत किशोर का। और उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि बताइए बीजेपी करो या मरो की स्थिति में है या पश्चिम बंगाल की सरकार टीएमसी करो या मरो की स्थिति में है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं जफर इस्लाम साहब, आलोक मेहता साहब, टीएमसी के नेता यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं शाकिर अली साहब, फवाद हलीम साहब, लेफ्ट के नेता आपके साथ यहाँ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। तो ठीक है भाई,
जफर इस्लाम साहब, कितनी सीटें जल्दी बताइए। देखिए भी पार नहीं करेंगे, क्लियर है ये, अगर पॉलिटिकल पंडित की माने। देखिए उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वो अपनी बातों में खुद घिर जाएंगे, लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूं कि देखिए आपने सही आंकड़े दिखाए। 2019 के इलेक्शन में 122 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम काफी बढ़त से जीते थे, और जो बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां हम हारे थे वहां मार्जिन जो 163 कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसी 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बहुत कम मार्जिन से हम जीते थे, बहुत हारे थे, बहुत कम मार्जिन थे। लेकिन पिछले 1.5 साल में हमने इतनी मेहनत की है वहां पर, और वहां की जनता का जो समर्थन प्राप्त है, जो विश्वास प्राप्त हुआ है, फवाद अली साहब बड़ी मेहनत की है, रंग तो लाएगी ही, पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आ रहा है जफर साहब, विश्वास खोया है। फवाद अली साहब, ये बात तो स्पष्ट है कि अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में आकर के ये ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के सामने भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है कि वो लोग तृणमूल के लोगों को लेकर के सरकार गठन करना चाहती है। आपने जो आंकड़े दिखाए उसमें एक आंकड़े छिपी हुई यह है कि 18 एमपी में 14 एमपी जो जीत के गए हैं वो तृणमूल के लोग थे, और आज भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 34 साल बाएं महाज के राज जो जड़े हैं वो जड़े नहीं फैला पाए, इसीलिए आज भी अमित शाह को यहाँ पर आकर के टीएमसी के लोगों के ऊपर करके उनको 2021 में जाना है। अरे ठीक है, आपके पास ममता बनर्जी कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की, कह दीजिए कांग्रेस की सरकार है। अरे ममता कह दीजिए कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस आपके बहुत सारे लोग ममता, आपके बहुत सारे लोग ममता मंत्री बना के ममता जी को बोल दीजिए कि लेफ्ट की सरकार है। अरे बेतुकी बातों से कोई फायदा नहीं। याद रखिए, जो पार्टी के सिंबल पे जीता वही पार्टी का। आप वहाँ की जनता को आप बंगाल की जनता को बेवकूफ बोल रहे हैं, आप बंगाल की जनता को बेवकूफ बोल रहे हैं क्यों? वो बीजेपी को वोट दे रही है। रुकिए जफर भाई, फवाद साहब को बोलने तो दीजिए ना, फवाद साहब को अपनी बात रखने दीजिए, रुक जाइए जफर साहब। हाँ 20 सेकंड फवाद मोदी साहब और अमित शाह साहब ये स्पष्ट कह दिए हैं कि वो लोग सत्ता के इतने लालची है कि जो भी आएंगे चोर उचक्के डकैत वो सब उनको रजामंदी। तो क्यों नहीं निकाल दिया था? कल तक डकैत थे तो निकाल क्यों नहीं दिया पार्टी से? क्यों उनके आगे पीछे लटके हुए थे? अरे क्यों नहीं निकाल दिया? पार्टी से निकाल देते, उसके बाद देते तो हम समझ में आता था। आप निकाल देते ना, आप निकाल देते। तृणमूल के पास अर्जी नहीं, तृणमूल के पास अर्जी लेके जाते, निकाल दो इनको, तो वेंदो जी को निकाल दो। क्यों नहीं निकाला? ये विकट समस्या है फवाद साहब, ये विकट समस्या है, और शाकिर साहब ये विकट समस्या है। देखिए अगर किसी को देखिए, मेरी अपनी जमीन बंगाल में ये एसेंस बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए आलोक मेहता जी अगर वो बंगाली नहीं हुआ तब भी चपत पड़ेगी बीजेपी को कि देखिए बाहरी आदमी ले आया। अभी भी आरोप तो लगी रहे ना ममता सरकार की तरफ से इस बात को लेकर, और अगर वो बंगाल ही से भाई आएगा किसी पार्टी में तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आएगा, या तो लेफ्ट से आएगा, या फिर शाकिर भाई की पार्टी से आएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी से आएगा। अगर वहां से नहीं आया और बाहर से आया तो कहेंगे देखिए पैरा ड्रॉपिंग करवाई गई और बाहर का आदमी आ गया। रुबिका जी एक और सवाल पूछ लीजिए। जफर साहब एक सेकंड आलोक जी की बात रखें उसके बाद। अरे अब भाई एक मिनट जफर साहब, सारे सवाल आप ही पूछ लेंगे तो रुबिका जी क्या करेंगी? जफर साहब, अरे कहा मुझे तो बोलने नहीं दिया जा रहा भाई। मेरा ये कहना है कि देखिए फवाद अलीम को खूब समझ दे रही है। सर ये बहुत पुराना हो गया है, अब हर किसी को यही लगता है एंकर ने जिसको वक्त दिया बाकियों को लगता है कोई वक्त ना दिया। तो जफर भाई इत्मीनान से सब देख रहे हैं, फवाद साहब भी देख रहे हैं, शाकिर साहब भी देख रहे हैं, और मेरी जनता भी देख रही है कि किसको कितना वक्त दिया। हाँ आलोक जी। रुबिका जी देखिए ये बात सही है कि देखिए किस तरह से तृणमूल कांग्रेस में, चाहे वो कांग्रेस से गए, ममता जी को हम यूथ कांग्रेस देश से देख रहे हैं, और उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टीज के, बल्कि माओवादी भी एक समय में नक्सल रहे, वो लोग भी जाके तृणमूल में घुस गए। हिंसा की राजनीति का अभी चूंकि 84-85 की भी बात कर रहे हैं, तो देखिए सचमुच में ये हुआ है कि कभी कभी ऐसे जो हिंसक तत्व अपराधी, मैं तो उसको भी कह रहा हूँ कि इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, कई लोग जनता पार्टी में भी घुस गए थे, ऐसे लोग जो अपराधी जिन पर आरोप थे। तो मुझे लगता है कि ये छानबीन तो बीजेपी का दायित्व है और जनता ने किया था। इसलिए लोकसभा चुनाव में एक, अरे पूरी बात सुनिए दीजिए, तृणमूल में माओवादी घुस गए,
तृणमूल में माओवादी हिंसा करने लगे। देखिए उन्होंने समय किस तरह से हिंसा हुई नंदीग्राम में। नंदीग्राम में हमको इससे अच्छा लग रहा है, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हमको लगता है कि कहीं हमारा फायदा हो रहा है, इसीलिए हम चुपचाप है। आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फायदा होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई हिंसा से न हो, लोकतंत्र में चुनाव के बल पर जीते। मेरा खाली निवेदन यह है कि लोकतंत्र में दोनों तीनों चारों जो पांचों पार्टियां आए, प्रशांत किशोर भी पार्टी बना के आ जाएं, लेकिन ये कहना कि अभी से 200 आ जाएगी 500 आ जाएगी, हम इस पर नहीं जा रहे। मेरा ये कहना है कि हिंसा की राजनीति जो होती रही है, इस बार भी कितनी बड़ी संख्या में हिंसा हो रही। चुनाव से 6 महीने पहले हमने बिहार में ऐसी हिंसा देखी, कभी बंगाल में होती थी, लेकिन आज फिर बंगाल में हिंसा की राजनीति हो रही है। हाँ, मैं अगर कम समय में आपसे 20 सेकंड में अगर समझना चाहूँ, शाकिर साहब 1 सेकंड रुकिए। आलोक साहब, बंगाल की राजनीति हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से बेहद अलग किस्म की राजनीति है। जैसा आप बार बार बात कर रहे हैं कि बड़ा वायलेंस होता है, और वायलेंस सिर्फ मनभेद तक नहीं हो जाता है। ये वायलेंस जो है वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू तक हो जाता है। शाकिर साहब कुछ कह रहे हैं आप? इसकी वजह यही है। देखिए हिंसा की राजनीति इसलिए है कि गरीबों का शोषण सबने किया। देखिए लेफ्ट पार्टी ने भी अल्पसंख्यकों का उपयोग किया, उनको भी इस तरह से अपना मोहरा बनाया, कांग्रेस ने भी मोहरा बनाया, आज उसी का नतीजा है। देखिए हिंसा से कोई नहीं चाहता, कॉमन आदमी हिंसा नहीं चाहता, लेकिन हिंसा क्यों होती है? इसलिए कि ये पार्टी में ऐसे अपराधी तत्व आ जाते हैं। मेरा मानना है कि अपराधी तत्वों को दूर रखिए, जो इलेक्शन कमीशन कहता है। साहब, आलोक मेहता क्या कह रहे हैं कि सारी पार्टियों को लोकतंत्र में हक है चुनाव लड़ने का। प्रशांत किशोर भी आ जाए, अपनी पार्टी बनाकर ले आए, भाई कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप इसकी गारंटी ले सकते हैं शाकिर साहब? नहीं, 2011 हिंसा नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल फोर्स के द्वारा हम लोग 2011 में जीत के आए, 2016 में लोकतंत्र से सेंट्रल फोर्स के माध्यम से दूसरी बार हमारी सरकार बनी, तो फिर लोकतंत्र चुनाव तो बंगाल में होता रहा। उस पर आलोक मेहता जी क्या बोलेंगे? नहीं 2011, 2016, 2018 उन्होंने क्या कर दिया? मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए शाकिर साहब। मैं ये कह रही हूँ कि आप यहाँ बैठकर गारंटी ले सकते हैं कि बगैर वायलेंस के, बगैर हिंसा के चुनाव होगा? बगैर वायलेंस के ही चुनाव बंगाल में 2011 से लेके अभी तक होता आ रहा है। आप लास्ट 2019 का इलेक्शन देखिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 18 सीट पाई है। जरा बताइए उनके पास ये सरासर झूठ है। वायलेंस, जितनी राजनीतिक हत्याएं आपके राज्य में हुई है शाकिर भाई, उतनी कोई सोच नहीं सकता है। अगर कहीं और हो जाए तो आप जानते हैं बवाल की पराकाष्ठा पार हो जाएगी। आपके यहाँ पर सरपंच के चुनाव तक तरीके से नहीं हो पाते हैं, और आप कह रहे हैं कि बगैर वायलेंस के हुआ। फवाद साहब बताइए, क्या बगैर वायलेंस के वहां चुनाव होते हैं? सच्चाई से बताइएगा। रूबिका जी, ये लड़ाई पुराने बीजेपी और नए बीजेपी के माध्यम में हो रहा, दरमियान में हो रहा है। जो पुराने बीजेपी है वो ऑफिस के बाहर आ गए, और नए भारतीय जनता पार्टी माने जो भी नए बीजेपी जो टीएमसी से, सीपीएम से, कांग्रेस से जा रहा है, वो लोग ऑफिस को दखल कर लिए हैं बीजेपी का। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी। ठीक है शाकिर साहब, वक्त की कमी है। जाफर साहब, और उसके जाफर साहब आऊँ 1 सेकंड, उससे पहले फवाद साहब। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का जो इतिहास है, वो हिंसा का इतिहास हमेशा यहाँ पर जो लोग ऊपर वर्ग के लोग हैं उनके तरफ से, यहाँ 60 के दशक में जमींदारों ने लठेल को बंधा के रखे थे और खेत मजदूर के खिलाफ उन्होंने हिंसा फैलाई थी। जब खेत मजदूरों ने अपने संगठित करके जमीन का अधिकार पर सर उठाया, जिस तरीके से दिल्ली में आज किसान जाकर अपने हक के पक्ष में खड़े हुए हैं शांति के साथ, उनके ऊपर जब हिंसा का न्यौछावर किया तब लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई, ये पुरानी लड़ाई है, ये हिंसा का ये इतिहास है, जमीन से ताल्लुक रखती है। और नहीं, पर आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? मैं जस्टिफाई मैं कह रहा हूँ जो लोग सत्ता में रहते हैं वो लोग अपना जो पक्ष है उसको बचाने के लिए हिंसा के अंदर में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से बंगाल में जो लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो लोग इस सत्ता में रह करके मुनाफा करना चाहते हैं, वो लोग हिंसा में इन्वेस्ट करते हैं। ऑल राइट, राजनीतिक दल, पुलिस भी उसमें शामिल है। आपको फायदा पहुंचा रही है हिंसा किसी न किसी वजह से।
देखिए और टीएमसी को भी। देखिए हमारे यहाँ मैं कहीं भी बहुत सारी जगह अपोजिशन में है, चाहे देखिए अभी मध्य प्रदेश हम महाराष्ट्र में अपोजिशन में है, राजस्थान में अपोजिशन में, ये कह सकता हूँ कि वहाँ की सरकार बंगाल की तरह नहीं, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं होती है। बंगाल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है, पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे है बंगाल गवर्नमेंट के लिए, गूंज को सपोर्ट किया जाता है। और ये जब कहते हैं कि हमारे अपनी पार्टी के लोग छोड़ के आए तो चोर उचक्के हो जाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अरे भैया चोर उचक्के थे तो अपनी पार्टी से क्यों नहीं खारिज कर दिया था? तुम्हारी पार्टी में है तो साधु संत, हमारी पार्टी में है तो चोर उचक्के। ये जो डबल स्टैंडर्ड जो है ना इन लोगों का, वो वहाँ की जनता समझ चुकी है और इस बार जनता ही का विश्वास खो चुके हैं और हमने जनता का समर्थन प्राप्त किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200-2-0-0 आप लोग याद रखिएगा। जाकिर अली, फवाद अली, याद रखिएगा 2-0-0 ये नंबर याद रखिएगा। 3 डिजिट में, डबल डिजिट में, 3 डिजिट में। वक्त की कमी है, अभी तो चुनाव बहुत दूर है और कई दफा आपको इनवाइट करने का मौका मिलेगा मुझे। शाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी वक्त निकालने के लिए आपका भी शुक्रिया, और जफर भाई आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखिए राजनीति है, लोकतंत्र में हर किसी को हक है राजनीति करने का, लेकिन हिंसक राजनीति किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराई जा सकती। अब देखना ही होगा प्रशांत किशोर दिस स्पेस छोड़ते हैं या फिर ममता बनर्जी दैट स्पेस छोड़ती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और इस बार राज्यपाल ने किसान निधि सम्मान को लेकर ममता पर वार किया है। राज्यपाल ने पूछा है कि बंगाल के किसानों को किसान निधि सम्मान का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों बंगाल की सरकार किसानों का पैसा रोके हुए है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि किसानों के लिए घड़ियाली आंसू ना बहाएं, ये केवल दिखावा है। अगर ममता बनर्जी को फिक्र होती तो किसानों का पैसा रोकती ना। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता खोल दिया है। इसकी वजह से रास्ते में फंसे लोगों को राहत मिली है। कुछ देर पहले किसानों ने नाराज होकर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह से पूरे रास्ते पर भयंकर जाम लग गया था। गाजियाबाद से नोएडा जाने वाला रास्ता पहले भी बंद था और अभी भी बंद रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।